लेकिन 2014 के बाद क्या हुआ? दादरी कांड, रोहित वेमुला कांड, उसके बाद बहुत सारे बीच में कांड, फिर रेप्स, फिर आपका सीए, फिर एनआरसी, फिर फार्म्स लॉ, फिर दुनिया भर का और आज अडानी को लेके बैठे हैं। मणिपुर। किसी रूप में मोदी को हटाना है, सिविल अनरेस्ट करना है ताकि मोदी हटे। क्योंकि यही तो वह बात है कि सत्ता में जो रुकावट आई, जो सत्ता के स्पीड ब्रेकर थे, माधव सिंधिया हो, राजेश पायलट हो, वाईएसआर रेड्डी हो, दोरजी खांडू हो, उन सब को जो सत्ता के लिए खतरा थे, जैसे सुनंदा पुष्कर थी और जो लोग थे, उन सबको रास्ते से हटाया गया। सुनंदा पुष्कर की मौत ऐसे नहीं हुई है, उसको मारने के लिए बाकायदा दुबई से लोग आए। ठीक बात। अच्छा, जितनी जितनी कांग्रेस डिप्लीट हुई है ओवर द लास्ट 9 years, उतना पाकिस्तान बर्बाद हुआ है। ये भी एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, पाकिस्तान के पास पैसे की कमी नहीं थी। तो पाकिस्तान को कौन चला रहा था और क्यों चला रहा था? और दूसरा एक प्रश्न आपके दर्शकों में प्लांट कर देता हूं, जो अगर वो चाहें तो मेरे चैनल पे आके उसका उत्तर सर्च कर सकते हैं। तवलीन सिंह एक पत्रकार हैं, सोनिया गांधी से नफरत क्यों करती हैं? और जब तवलीन सिंह का बेटा, जो कि लंदन में रहता है, शायद लंदन या अमेरिका में, उसका वीजा मोदी सरकार ने रिजेक्ट करा था, तो उनके तेवर क्यों चढ़ गए थे? ये जरा आप लोग रिसर्च कीजिए, अगर चाहें तो तवलीन नाम टाइप करके मेरे चैनल पे सर्च कीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक बात। अच्छा गौरव जी, एक जो पूरी आपने क्रोनोलॉजी गिनाई, और मैंने शास्त्री जी से बात शुरू की और आपने तो 2014 तक का एक लंबा पूरा कनेक्शन और पूरी क्रोनोलॉजी सामने रख दी। अब मैं अगर आपको फिर से शास्त्री जी के समय ही वापस ले चलूं। शास्त्री जी के बाद एक बार फिर 13 दिन के लिए गुलजारी लाल नंदा प्रधानमंत्री हुए, और उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी आ जाती हैं, और न सिर्फ आ जाती हैं बल्कि उसके बाद वो 77 तक रहती हैं। 2.5 साल के लगभग मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह की सरकार रहती है, 2.5 साल बमुश्किल। उसके बाद फिर वो 80 में वापस आ जाती हैं, 84 तक रहती है। आपने जो एक बात बताई कि एक तरफ यूएस, दूसरे तरफ रशिया। देखिए, हम यहाँ शास्त्री जी की मौत, ना ना ना, सोवियत मैं संघ, सोवियत सोवियत संघ, दोनों में सोवियत फर्क है। संघ, बिल्कुल। एक तरफ सोवियत संघ, दूसरी तरफ यूएसए। ठीक है। हम यहाँ पर शास्त्री जी की मौत कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई, उस पर तमाम है, देवधर साहब की किताब है, बहुत सारी चीजें हैं उस पर, जो है बहुत सारे लोगों ने लिखा है, कितने संदेह हैं, वो सारी चीजें हैं। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या पैराडाइम शिफ्ट आया जब पीएमओ में फुल फ्लेज्ड श्रीमती इंदिरा गांधी आई। अच्छा, दर्शकों के लिए भी एक चीज बता दूं, शास्त्री जी जब ताशकंद जा रहे थे तो उन्होंने अपने एक मंत्री को अपने कैबिनेट से सैक किया था, और उसी समय ये बड़ी स्ट्रांग फीलिंग थी, और उन्होंने अपने नजदीकी लोगों से ये संदेश भी लीक कर दिया था कि मैं लौट के आऊंगा तो श्रीमती इंदिरा गांधी को ब्रिटेन भेज दूंगा, हाई कमीशन में कैबिनेट से हटा दूंगा। इन सारी चीजों के बाद पीएमओ में श्रीमती इंदिरा के आने के बाद और 84 तक रहने, 2.5 साल छोड़ दीजिए आप जनता पार्टी के और चौधरी चरण सिंह के, ऐसा क्या पैराडाइम शिफ्ट हुआ और उसका क्या असर हुआ भारत पर? आपने जब शास्त्री जी की बात करी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट कोइंसिडेंस है जो जनता को जानना जरूरी है, और उससे जानने से पूरी तस्वीर भी साफ हो जाती है। शास्त्री जी के बाद किसकी मौत हुई थी 15 दिन के बाद? अचानक मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। होमी जहांगीर भाभा। ओहो, यस, यस, इट और वाज अ कोइंसिडेंस। ठीक है, क्या करते थे वो, आप बताइए मेरे को, क्या थे वो? भारत के आज जो कुछ भी रक्षा है और जो कुछ भी भारत का परमाणु कार्यक्रम है, वो उनकी वजह से। ठीक। सारा भाई।
अंतरिक्ष। अंतरिक्ष, ठीक। अब मैंने आपको बोला कलाम से नफरत करती थी सोनिया जी। जब क्रायोजेनिक इंजन बन रहा था, प्रोटोटाइप तैयार हो गया था और सक्सेस हो गई थी, उसको बनाना था, तो किसको जेल करा गया? नामबिहार साहब। नंबी नारायण सर को, इसरो के साइंटिस्ट को। नंबी नारायण को जेल किसने भेजा? श्री कुमार आईपीएस। श्री कुमार आईपीएस नंबी नारायण को जेल भेजने के बाद कहां प्रमोट हुए? पुलिस चीफ गुजरात। पुलिस चीफ गुजरात बनने के बाद उन्होंने क्या करा? हाथ धो के नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पीछे लग गए। आपने क्या करा था? आपने वहां भाभा और साराभाई को खत्म किया, इंडिया का डिफेंस और अंतरिक्ष। यहां आपने क्रायोजेनिक इंजन के बनाने वाले को रिजेक्ट किया, और भारत को क्रायोजेनिक इंजन की सप्लाई देने के लिए रशिया तैयार हो गया था, लेकिन आपने उन्हें हटा के वो ऑफर लिया ही नहीं, और आप डिपेंडेंट रहे किस पे? विदेशी ताकतों पे क्रायोजेनिक इंजन के लिए। आ रही है बात समझ में? भाई साहब बहुत गहरी बात बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल समझ बिल्कुल। में बात? तो अब आप आते हैं इंदिरा गांधी की कैबिनेट की जब बात होती है, तो इंदिरा गांधी की कैबिनेट कौन कंट्रोल कर रहा था? जो भी मंत्री थे इंदिरा गांधी, क्योंकि इंदिरा गांधी के बारे में बोला जाता है गूंगी गुड़िया, लेकिन उनकी छवि बनाई गई आयरन लेडी की। सैम मानेकशॉ अगर मजबूत नहीं होते तो इंदिरा गांधी तो बांग्लादेश लड़ाई लड़ने की हैसियत ही नहीं थी उनकी। ये तो हमारी फौज के चीफ थे जिनकी बदौलत हम बांग्लादेश खेल गए। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपने समझौता करा और पाकिस्तानी सोल्जर्स को फ्री में छोड़ दिया, अपने सोल्जर्स मांगे ही नहीं। तो 1968 फरवरी के बाद 26 मई 2014 तक भारत को कौन चला रहा था? दुनिया में मैंने आपको जैसा कहा, मैं कई बार समझाता हूं, जो एक अचूक हथियार है, और ये आज का नहीं है, सदियों से, हजारों सालों से है, वो एक महिला होती है, जिसको आज आप हनी ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। जितने भी रक्षा के केसेस हैं, चाहे इसरो साइंटिस्ट हो, चाहे फौज के हो, चाहे नेवी के हो, अफसर जो पकड़े जाते हैं, सब हनी ट्रैप में होते हैं ना। सबके पीछे एक महिला का ही हाथ होता है ना। तो भाई साहब मेरे को ये बात बता दीजिए, फरवरी 1968 से 26 मई 2014 तक भारत को चला कौन रहा था? भारत को चला रहा था सीआईए, और सीआईए का जो घोड़ा है उसका नाम है आईएसआई। आपने जहां सत्ता बदली, आपने जहां पीएमओ को फूल प्रूफ करा, जहां से अब कोई जानकारी लीक नहीं होती, ऐसा करते ही पाकिस्तान के हाथ में कटोरा आ गया और आईएसआई की कोई मान्यता नहीं रही, और पाक फौज आपस में लड़ रही है। आपने कंट्रोल हटाया था केवल। अच्छा, आप इसको 68 से ही लेके चलेंगे या इसको शास्त्री जी के ठीक बाद से लेके चलेंगे? नहीं, मैं इसको शास्त्री जी के पास से लेके चलूंगा, क्योंकि वो एजेंसीज की लड़ाई थी। केजीबी कंट्रोल करे या सीआईए भारत को कंट्रोल करे, क्योंकि भारत में असीम संपदा थी। भारत जितना गरीब रहेगा इन्हीं का फायदा है। भारत गरीब रहेगा, भिखमंगा रहेगा, तो फायदा सीआईए और अमेरिका का है। मजबूत और उत्कृष्ट भारत किसी को नहीं भाता, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, व्यापार बंद हो जाएगा। तो शास्त्री जी
और उसके बाद वो लड़ाई थी शास्त्री जी के हत्या पे कि मैं हत्या शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, मौत नहीं कर रहा। शास्त्री जी की हत्या का 2 एजेंसीज की लड़ाई थी और शास्त्री जी की हत्या के बाद एजेंसी की बागडोर धीरे धीरे केजीबी के हाथ से खिसक के 1991 के बाद पूर्ण रूप से सीआईए के हाथ में चली गई। और 1991 में जब केजीबी टूटी तो केजीबी के जो आपके वो थे, सोवियत संघ तो कम्युनिस्ट था ना, तो जी, सामने वाली। सोवियत संघ कम्युनिस्ट था, लोग नहीं जानते। 3 कम्युनिस्ट देश थे इस एरिया के, सोवियत संघ, चाइना और आज का इस्लामिक नेशन कॉल्ड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कम्युनिस्ट नेशन था। सोवियत संघ की लड़ाई अफगानिस्तान में क्या थी कि अफगानिस्तान सीआईए के हाथ में ना चला जाए, और उसको करने के लिए आपने पाकिस्तान को तैयार करा। सीआईए ने हथियार बनाया पाकिस्तान को। पाकिस्तान का तो अपना कोई वजूद आज भी नहीं है, क्योंकि उनकी बिल्कुल। कोई फिलॉसफी आज भी नहीं है। तो ये एजेंसियों की लड़ाई समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ ये में आ रही है। अब मैं, हाँ, उसके बाद 1991 के बाद जब सोवियत संघ टूटा तो कम्युनिस्ट का इकलौता झंडा किसके हाथ में चला गया? चाइना के पास। चाइना का। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि 2008 में जो राहुल गांधी ने एमओयू साइन करा था चाइना के साथ व्यक्तिगत तौर पे, क्या था वो? भारत को बेचने की तैयारी। क्योंकि ठीक उन्हें बात है। पता था सत्ता तो हमारे ही हाथ में रहेगी, दाएं बाएं जोड़ घटा करके जैसा भी करें, पर सत्ता तो हमारे ही हाथ में रहेगी। हम इस सत्ता को भोगने के लिए ही पैदा हुए हैं। लेकिन भला हो भारत की जनता का, भारत के जगने वाले सनातनियों का, कि हमने 26 मई 2014 को उनको उखाड़ के फेंक दिया। और ये विचलितता जो आप देखते हैं आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी में, ये और कुछ नहीं है, ये वो 16 मई 2014 का रिजल्ट है जो उनको विचलित करे हुए हो। और जितना ये लोग कब्र खोदने की कोशिश करेंगे, ये खुद उतने कब्र में घुसते चले जा रहे हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि भारत आजाद हुआ था 26 मई 2014 को। ये एक संकेत के रूप में आपने बहुत बड़ी बात कही है कि भारत 2014 के साल में आजाद हुआ। तो अब तक जितनी बातें आपसे, और उसको आप कोई भी नकार नहीं सकता, क्योंकि एक पूरी क्रोनोलॉजी बिल्कुल साफ सुथरी लाइन और बड़ी क्लियर दिखाई देती है। तो क्या ये मान लिया जाए कि 11 जनवरी 1966 से ही 2014 तक, ये अलग बात है कि इंदिरा जी के समय में वो 2 एजेंसियों का मामला था, लेकिन था तो विदेशी का ही। और तब से लेके 1966 से 2014 तक भारत के हाथ में था ही नहीं। नहीं, भारत के हाथ में नहीं था। आप कोई पॉलिसी उठा के देख लीजिए गवर्नमेंट की, अगर आप डीप स्टडी करेंगे तो पॉलिसी का फायदा भारत में रक्षा, क्या वैज्ञानिकों की कमी है? जिस इसरो को शुरू करा था विक्रम साराभाई ने, वो इसरो क्या इतनी काबिलियत नहीं रखती थी कि अपनी सैटेलाइट अपने आप भेज सके? लेकिन आपको याद होगा हम फ्रेंच गुयाना से भेजते थे, हम भारत से नहीं भेजते थे। नहीं बस। क्या कारण है कि डिफेंस मिनिस्ट्री का, चाहे हवाई जहाज हो, शिप हो, चाहे आपका बंदूकें हो, गोलियां हो, एक छोटा सा नट बोल्ट भी विदेश से आता था। तो समझ में आ रहा है ये पूरी, मुझे लग रहा है हाँ, कि दर्शक भी जब ये पूरी क्रोनोलॉजी जोड़ेंगे तो ये बिल्कुल क्या साफ हो जा रहा है। क्या कारण है कि सीड भी बाहर से आते थे, किसान की अगर हम बात करें? क्या कारण है कि फर्टिलाइजर भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता था? हमने तो केवल नीम कोटिंग करा, फर्टिलाइजर बंद हो गया, चोरी बंद हो गई। तो भारत को बाजार के रूप में ही देखा जाता था। और यही कारण है कि संसद में खड़े होके राहुल गांधी ने बोला था मेक इन इंडिया फ्लॉप है, मेक इन इंडिया संभव नहीं है, मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता। आगे आपको बात समझ में, ये 2008 का एमओयू है।
ये खानदान बिल्कुल। में तो भारत को बेचने की प्रवृत्ति रही है, और ये प्रवृत्ति खानदान में आज से नहीं रही है, ये नेहरू जी के टाइम से रही है। शास्त्री जी के समय उसको थोड़ा सा ब्रेक मिला था और उस ब्रेक के लगते ही शास्त्री जी को भी निपटा दिया गया। शास्त्री जी की अगर टेन्योर को मैं देखूं, अगर मुझसे कोई डिफाइन करे, तो वो टर्निंग मोमेंट था जो आपने भारत में 26 मई 2014 को महसूस किया। ये बिल्कुल। शास्त्री जी का टर्निंग पॉइंट इतने साल डिले होके 26 मई 2014 को पूर्ण हुआ। बहुत बड़ी बात, अगर बहुत बड़ी बात। शास्त्री अगर शास्त्री जी की डेथ नहीं होती तो आज का भारत कुछ और होता, और अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रिजल्ट माना जाता तो 15 अगस्त 1947 को सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते, और अगर असली में गांधी जी ने टांग ना अड़ाई होती तो भारत 1943 में आजाद होता और श्री सुभाष चंद्र बोस भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होते। गौरव जी, ये सारी चीजें जिस तरीके से क्रमवार और एकदम बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि एक लाइन एक सिरे से बिल्कुल जोड़ देना, एक जंजीर तैयार कर देना, मुझे लगता है कि इस पूरी बातचीत को सुनने के बाद हम कोई निष्कर्ष रखें इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। दर्शक खुद उन सारी चीजों को जब एक कड़ी को दूसरे कड़ी से जोड़ेंगे तो 1947 से शुरू हुई कहानी, जो कि 2 साल के लगभग शास्त्री जी में ब्रेक पाती है, उसके बाद सीधे 2014 में आके खत्म होती है। गौरव जी, ये एक ऐसा एंगल था, मुझे लगता है कि दर्शकों को बहुत सारी चीजें इस चर्चा को सुनने के बाद गुनने और बुनने के लिए एक जमीन तैयार करेगी, और उनकी खुद की अपनी एक बिल्कुल खुद का सोचा, खुद की एक समझ कायम होगी। हमने और आपने इस चर्चा में केवल उनके बिंदु दे दिए हैं, जैसे कहते हैं ना डॉट्स आपने खींच दिए हैं। अगर उस डॉट्स को, सारे डॉट्स को कवर किया जाएगा तो दर्शक बहुत आराम से आपकी कही गई बात को वास्तविक रूप से न सिर्फ समझ पाएंगे बल्कि उसका मिलान भी भारत की टेम्पलेट से कर पाएंगे, और तब पता लगेगा कि 2014 में अगर भारत में राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता परिवर्तन नहीं होता तो आज भारत कहां होता। जी, आप कुछ कंक्लूड करेंगे? जी। मैंने केवल डॉट आपको दिए हैं और एक पिक्चर बना के दिखाई है, जो एक डेटा साइंटिस्ट का काम होता है, एक एज ए स्टोरी टेलर। आप खुद अपना गूगल खोलिए, रिसर्च कीजिए, जो डेट्स हैं वो रिसर्च कीजिए। अगर आपको डेट्स चाहिए तो मैं आपको डेट्स भी बता सकता हूं। आप उन डेट का क्रोनोलॉजी अगर आप समझ ले तो जैसे 11 जनवरी 1966 शास्त्री जी, 26 फरवरी 1968 सोनिया गांधी का विवाह, 31 अक्टूबर 1984, 21 मई 1991, 11 जून 2000, 30 सितंबर 2001, 27 फरवरी 2002, 2 सितंबर 2009, ये सारी डेथ डेट्स हैं। और बिल्कुल। अब आप ये डेट लेके अगर आप इनको रिसर्च करेंगे तो आप पिक्चर साफ अपनी बना सकते हैं। मैं किसी का ना भक्त हूं ना चमचा हूं, मैं डेटा पे बात करता हूं, और डेटा मेरे को ये पिक्चर दिखा रहा है कि भारत 26 मई 2014 को सही रूप में आजाद हुआ था, और उसके पिछले 9 साल में आपने वो परिवर्तन देखा है कि एक आजाद भारत क्या कर सकता है। और आज हम चंद्रयान लेके चांद पे भी पहुंच चुके हैं। बिल्कुल। और जिन डॉट्स की हम बात कर रहे थे, आपने तो सारे क्रमवार से डेट्स भी गिना दिए, और मुझे उम्मीद है कि दर्शक इस बातचीत से एक अपने स्तर की समझ निश्चित रूप से बना पाएंगे। तो दर्शकों, गौरव जी को आज इस नए तरीके के एंगल से आपको हमको रूबरू कराने और एक पूरा परिदृश्य, जैसे लगता है ना कि कुछ सूत्र आपको दे दिया और गणित का पूरा सवाल हल हो गया, तो मुझे लगता है कि आज की ये चर्चा गणित के उसी फार्मूले के तहत है जिससे बहुत सारे सवाल बिल्कुल साफ साफ और 100% ईमानदारी से हल हो जाएंगे। गौरव जी, आपने हमें समय दिया और इतना गंभीर बात को इतने सहज तरीके से आपने सामने रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ आपसे विदा लेने से पहले गौरव जी को एक बार और धन्यवाद देते हैं।